हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस स्टडी क्लासेस। मेरा नाम है फाजिल और आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 भूगोल का संसाधन एवं विकास का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ये पार्ट 2 है। पहले आप पार्ट 1 देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। उसे देखने के बाद फिर आप इसे देखें। तो ये संसाधन एवं विकास का पार्ट 2 है। तो भू संसाधन, हमारा जो इसमें टॉपिक है वो है भू संसाधन। भूमि एक संसाधन। तो संसाधन हमने पहले ही बता दिया था, संसाधन हर एक वह वस्तु जो हमारी ज़रूरत को पूरा करती है वह एक संसाधन है। हमने पहली वीडियो में इसकी जो भी इसका अर्थ था, मतलब था, हमने उसे देख लिया अच्छे से। जैसे मार्कर ये मेरी ज़रूरत को पूरा कर रहा है, तो यह है क्या है, एक संसाधन। तो आपके पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए आपकी ज़रूरत को क्या करती हैं, आपकी पूरी करती हैं। तो वह एक क्या है, संसाधन। अब भूमि एक क्या है, संसाधन। तो भूमि क्यों संसाधन है? क्योंकि हम इस पे अपने बहुत सारे आर्थिक कार्य, सड़क बनाना, घर बनाना, खेती करना, या पेड़ जो सब जंगल वगैरह जो भी उगते हैं वो सब इस पर ही उगते हैं। जानवरों का घर, सबका घर यही है, और हम बहुत सारे इस पे क्या करते हैं, अपने आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि इसे हमने तो बनाया नहीं है, प्राकृतिक है, नेचुरल है, तो ये प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन ये एक सीमित संसाधन है। ये सीमित है, ये तो नहीं है कि हम अब समुद्र के अंदर जो समुद्र के पानी में ज़मीन को बढ़ा देंगे, उधर बढ़ तो नहीं सकता। मान लो भारत जो इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया हमारा इतना है, हम इंडिया को यहाँ तक तो ले जा नहीं सकते। तो इसलिए क्या है, सीमित है। सीमित संसाधन होने के लिए ही हमें क्या करना चाहिए कि भूमि का उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए, कि हमें बड़े ध्यान से भूमि का इस्तेमाल करना चाहिए। भारत की भूमि की अगर मैं बात करूं तो भारत की भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृति जैसे मैदान, पठार, पर्वत और द्वीप पाए जाते हैं। पर्वत तो आप सबने देखे ही हैं कि पर्वत, ठीक है, पर्वत पहाड़ों पे बहुत सारे आप घूमने गए होंगे, पहाड़ देखेंगे, पर्वत तो उनकी बात हो रही है। मैदान मतलब जो समतल भूमि है, जैसे कि उदाहरण के लिए बात करूं, जैसे उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, बिहार वगैरह, ये मैदानी एरिया, समतल, यहाँ कोई ऊंचा नीचा एरिया नहीं है, इसलिए इसे मैदान कहते हैं। बाकी पठार, तो पठार भी पठार एक मेज की आकृति की, एक खड़ी हुई मेज की तरह एक आकृति होती है जो समुद्र की तल से ऊंची होती है। द्वीप आप जानते हैं, आइलैंड की बात हो रही है, जो चारों तरफ पानी से घिरी होती है ज़मीन, तो ये भारत में पाई जाती हैं। द्वीप के उदाहरण दूं, जैसे लक्षद्वीप भारत का हिस्सा है, भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। और देखते हैं भारत में 43% मैदान पाया जाता है, 33% पर्वत पाए जाते हैं और 27% पठार पाए जाते हैं। मतलब ये मैदान की बात करूं तो मैदान हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है, उपयोगी है। कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। मतलब हम इस पे, आप जानते होंगे कि मैदान पे कितनी अधिक जनसंख्या रहती है और कितना अधिक ये उपजाऊ है, हम इस पे कितनी मतलब खेती करते हैं। और इसके बाद उद्योग वगैरह, सड़कें आसानी से बनाते हैं, तो मैदान बहुत आसान से हम उस पर अपना काम कर लेते हैं पर्वत और पठार की तुलना में। क्यों, पर्वत पे कोई भी काम करना क्या होता है, थोड़ा कठिन होता है, इसलिए मैदान पे हम करते हैं। 30% पर्वत है। तो पर्वत जो नदियां हैं हमारी, जैसे सिंधु, गंगा, तो ब्रह्मपुत्र वगैरह, इन नदियों के लिए 12मासी मतलब पानी का सोर्स भी हमें पर्वत से ही मिलता है, जो बर्फ पिघलती है जब। पर्यटन के विकास के लिए बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, जैसे कि मनाली, नैनीताल, शिमला, कश्मीर। तो पर्यटन के विकास के लिए बहुत अच्छी जगह है पर्वत, और आप भी गए होंगे। बहुत अच्छा व्यू होता है क्योंकि ये प्राकृतिक है। पारिस्थितिकी के लिए भी क्या है, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारा जितना भी पर्वत है वो किससे पूरा कवर है, किससे, मतलब पेड़ों से। वहाँ पे बहुत जंगल हैं घने, इसलिए ये हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए भी क्या है, उसे संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। बात करें पठार, तो पठार 27% है, और ये खनिजों और जीवाश्म ईंधन वन, यहाँ पर इसके बहुत ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं। तो इन तीनों का महत्व है। पठार में खनिज, जीवाश्म ईंधन यहीं पाए जाते हैं हमें, ठीक है। अब ये हमने टॉपिक देख लिया कि भारत में जो भूमि की आकृतियां हैं, जो भूमि पर जो कई प्रकार की आकृतियां पाई जाती हैं, हमने वो पढ़ लिया मैदान, पठार और पर्वत के बारे में। जो हमारा अब अगला टॉपिक है वो है भूमि का उपयोग, कि भूमि का उपयोग जो होता है वो किस किस कार्यों के लिए होता है, किन किन उद्देश्यों के लिए होता है, तो वो देखेंगे। तो भूमि उपयोग का मतलब भूमि का उपयोग करना। तो भू संसाधन का उपयोग अनेक कार्यों के लिए किया जाता है या जरूरी है, जरूरी नहीं है, किया जाता है। तो इसे यहाँ पर कर लेना कि अनेक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, अनेक कार्य हम इस पे करते हैं। तो सबसे पहला वन, भूमि का सबसे पहले इस्तेमाल हमने देखा होगा कितने सारे जंगलों के अधीन कितनी सारी जमीन है। तो सिंपल है, वन के अधीन
जो क्षेत्र है उसे हम ये बोलते हैं भूमि का उपयोग वन के अधीन के लिए होता है। दूसरा टॉपिक है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। कहने का मतलब ये कह रहा है जो कृषि के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है वो कौन कौन सी भूमि है, तो वो एक है बंजर। बंजर भूमि वो जो खराब भूमि होती है जिस पर हम खेती नहीं कर सकते, मतलब उसमें कोई उपजाऊपन नहीं होता, सारा मतलब खेती के लिए योग्य नहीं होती। और तथा कृषि अयोग्य भूमि, मतलब बंजर तो जो कर ही नहीं सकते, और ऐसी भी भूमि है जिसपे कृषि के लिए उसे पड़ी है, वो उसे भी मतलब कहने मतलब जो बंजर है वही कृषि अयोग्य भूमि बताई गई है जो कृषि के यूज़ में नहीं आती। दूसरा इसमें पॉइंट है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि के अंदर गैर कृषि कार्यों में लगी भूमि, जैसे इमारतें, सड़क और उद्योग। तो हमने कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि में दो पढ़े, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, और दूसरे में गैर कृषि कार्यों में लगी भूमि, जैसे इमारतें, सड़क और उद्योग। जैसे आपके घर बने हुए हैं तो वो भी तो भूमि पे बने हैं ना, तो उसे बोलेंगे गैर कृषि कार्यों में लगी भूमि। आपके घर, सड़क, स्कूल, तो वो गैर कृषि कार्यों में लगी भूमि कहेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर वो तीसरा है प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। मतलब प्रतिभूमि जानेंगे क्या है, फिर उसके पहले पढ़ेंगे कि इसके अलावा अन्य कृषि अयोग्य भूमि कौन सी है। तो इसमें सबसे पहला पार्ट है स्थायी चारागाह। स्थायी चारागाह मतलब जो जमीन जानवरों को चराने के लिए छोड़ दी गई है उसे स्थायी चारागाह कहते हैं। और भी जमीन है जैसे अन्य गोचर भूमि। गोचर भूमि मतलब जो चराने के लिए जानवरों को छोड़ी गई है पर वो स्थायी नहीं है, पर फिर भी उन्हें दे रखा है कि आप चराओ, तो वो जमीन जो स्थायी नहीं है पर भी फिर भी उस पर चराया जाता है, वो जानवरों के लिए छोड़ रखी है, तो वो भी इसी में शामिल है, स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि। क्यों? इस पर हम खेती नहीं करते। विभिन्न वृक्षों, वृक्ष, फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि, मतलब बहुत सारे पेड़ जगह जगह हैं उनके अधीन भी भूमि है। फसल, वृक्ष, जो फसलें होती हैं जो वृक्ष वाली, उनके अधीन भी भूमि। उपवन मतलब जो पार्क वगैरह होती हैं उनके अधीन भी क्या है, बहुत सारी जमीन है। इसके अलावा कृषि योग्य बंजर भूमि। ये कृषि योग्य बंजर भूमि कौन सी होती है? जहाँ 5 वर्ष से अधिक खेती ना की गई हो उसे कृषि योग्य बंजर भूमि कहते हैं। तो हमने इसमें क्या पढ़ा कि प्रतिभूमि के अलावा अन्य कृषि अयोग्य भूमि जो कृषि के लिए अयोग्य है। पहला स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि, दूसरा है विभिन्न वृक्ष, फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि, और तीसरा था कृषि योग्य बंजर भूमि। याद रखना कृषि योग्य बंजर भूमि जहां पर 5 साल से अधिक खेती ना की गई हो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है प्रतिभूमि। प्रतिभूमि 2 है, वर्तमान प्रतिभूमि और दूसरा पुरातन प्रतिभूमि। तो वर्तमान प्रतिभूमि वह है जहां 1 कृषि वर्ष या उससे कम खेती ना की गई हो, तो उसे बोलते हैं वर्तमान प्रतिभूमि। अब ये कृषि वर्ष क्या है? तो कृषि वर्ष मतलब ये कृषि का एक वर्ष होता है, ये 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 30 जून तक चलता है, तो उसे कृषि वर्ष कहते हैं। मतलब होता है एक ही साल है पर उसका टाइम अलग होता है, उसे अलग साल में काउंट करते हैं। कृषि वर्ष 1 जुलाई से स्टार्ट होकर कब तक? 30 जून तक। तो 1 साल या उससे कम अगर खेती नहीं की गई तो उसे क्या बोलेंगे? वर्तमान प्रतिभूमि। दूसरा टॉपिक पुरातन प्रतिभूमि की बात करूं, पुरातन प्रतिभूमि जहां 1 से 5 कृषि वर्ष, 1 से 5 कृषि वर्ष के बीच में खेती ना की गई हो उसे पुरातन प्रतिभूमि कहते हैं। याद रखना कृषि योग्य बंजर भूमि जहां 5 साल से अधिक, ये इसका पार्ट है, पर याद रखना प्रतिभूमि में 2 हैं, 1 साल से कम या 1 साल तक, तो वो प्रतिभूमि है। दूसरा पुरातन प्रतिभूमि जहां 1 से 5 कृषि वर्ष तक खेती ना की गई हो तो उसे पुरातन प्रतिभूमि कहते हैं। अब आ जाओ शुद्ध या निबल बोया गया क्षेत्र। तो शुद्ध या निबल बोया गया क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां पर 1 कृषि वर्ष में एक बार बोया गया क्षेत्र। मतलब मान लो आपके पास कोई जमीन है, हमने मान लिया कि हमारे पास जमीन का एक टुकड़ा है, हमने 1 साल में इस पर 1 साल में हमने इसमें बस चावल बोए, तो ये क्या है आपका? इसे बोलेंगे शुद्ध बोया गया क्षेत्र। ठीक है, मतलब ये शुद्ध बोया गया क्षेत्र। अब ये तो हमारा क्लियर हो गया कि शुद्ध या निबल बोया गया क्षेत्र क्या होता है? 1 कृषि वर्ष में एक बार बोया गया क्षेत्र को शुद्ध बोया गया क्षेत्र। अब मानो आपने चावल भी करा, अब आपने इसे सर्दी के टाइम पर आपने गेहूं भी कर लिया इसमें, तो अब क्या होगा? तो इसे बोलेंगे जब ये भी चावल के 2 बार हो गया काउंट, मतलब एक बार उसी जमीन पर हमने क्या करा? चावल करा, और दूसरी बार उसी पर हमने क्या कर लिया? गेहूं भी कर लिया, तो ये 2 बार काउंट होगा, तो इसे बोलेंगे सकल कृषित क्षेत्र। ये सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है। सुनो, 1 कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाता है, तो वो सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है। कहने का मतलब आपके पास मान लो 1 हेक्टेयर जमीन है, 1 हेक्टेयर पे आपने कितना चावल बोया, फिर 1 हेक्टेयर पे जो आपने चावल बोया,
तो अब क्या हुआ, सर्दियों में भी आपने उसी 1 हेक्टेयर पे क्या बो दिया, गेहूं। तो अब आपने कितनी जमीन पे टोटल खेती करी थी, 2 बार, 2 हेक्टेयर जमीन हो गई ना। भले आपने करी एक बार ही है, पर यहाँ पर 1 भी काउंट होगा और 2 भी, ये दोनों एक साथ काउंट होंगे। 1 पर कितनी जमीन यूज करी थी और इस पर भी कितनी जमीन करी, 1 तो प्लस कितना हो गया, 2। तो ये 2 तो आपका सकल कृषि क्षेत्र है, और जो 1 है वो चावल, वो क्या है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये भूमि का उपयोग होता है, ये भारत में ही नहीं कहीं पर भी इसी तरीके से भूमि का इस्तेमाल होता है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है भारत में भू उपयोग प्रारूप, कि भारत में भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है, तो ये देखेंगे। तो सबसे पहले इसे देखने से पहले भूमि उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व, मतलब हम भूमि का उपयोग किन किन कार्यों को करते हैं और कैसे करते हैं, किन चीज़ों को देखकर करते हैं, ठीक है ना, वो कौन कौन सी बातें हैं। तो इन्हें 2 भाग में बांटा जा सकता है, मानवीय कारक और भौतिक कारक। तो मानवीय भौतिक कारक देखते हैं पहले। भौतिक कारक में सबसे पहले हम भू आकृति देखते हैं। भू आकृति मतलब भूमि की आकृति, कहीं पर्वत है तो कहीं पर मैदान है, कहीं पर पठार तो कहीं पर द्वीप। तो हम वहाँ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जो हमारे लिए आसान हो, सुविधाजनक हो, जैसे कि मैदान। तो मैदान में बहुत ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, जैसे उत्तरी मैदान भारत का, वहाँ पे बहुत, पूरे भारत के अगर हम तुलना करें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वहीं पर पाई जाती है। तो भू आकृति भी प्रभावित करती है। तो हम पर्वत वाले पे जनसंख्या कम होती है, पठारी एरिया पे भी कम होती है, आइलैंड वगैरह जो द्वीप होते हैं वहाँ पर भी कम होती है, पर सबसे ज़्यादा मैदान पे क्यों है भारत के, क्योंकि एक समतल जमीन है और आसान है हर कार्य के लिए। दूसरा जलवायु अगर ज़्यादा कठोर होगी तो हम वहाँ रहना पसंद नहीं करते, जहाँ अत्यधिक गर्मी या अत्यधिक सर्दी, हम सुविधाजनक जलवायु में रहना पसंद करते हैं, तो वहाँ जनसंख्या अधिक होती है। मृदा, अगर मृदा उपजाऊ होगी जब तो हम रहेंगे, जब तो फसल कर सकते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होगा, हम आगे अपने जीवन को चला सकते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है आपने देखा हो कि लोग वहाँ ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे खेती वगैरह की ज़मीन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कहाँ रहते हैं, जहाँ पे आसानी से खेती की जा सकती है, मतलब जो मिट्टी है वो उपजाऊ हो। मिट्टी उपजाऊ होगी जब तो हम वहाँ पर रहेंगे। तो ये थे भौतिक कारक। अब मानवीय कारक में जनसंख्या घनत्व होता है, कि वहाँ पे जनसंख्या कितनी निवास कर रही है, कितनी नहीं कर रही। प्रौद्योगिकी, संस्कृति और परंपरा, बहुत से लोग अपने संस्कृति में रहना पसंद करते हैं, अपनी परंपराओं में रहना पसंद करते हैं, तो ये मानवीय कारक हैं। तो भूमि का उपयोग इन चीज़ों को देखकर हम करते हैं कि अगर भूमि पे मतलब हमारी, बहुत से लोग अपनी संस्कृति में रहना पसंद करते हैं, मतलब जैसे मानवीय कारक में, भौतिक कारक में जलवायु, मृदा और भू आकृति वगैरह देखकर। तो अब हम देखते हैं भारत में भू उपयोग। तो भारत में भूमि उपयोग का प्रारूप देखने से पहले हमें पता होना चाहिए भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। लेकिन एक बात याद रखना, इस 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का जो 100% हमारे पास, जो ये हमारे पास जमीन है, इसका 93% ही हमारे भूभाग के क्या है, आंकड़े हमारे पास हैं। हमारे पास जैसे कि पाकिस्तान, जैसे कि जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान चीन ने क्षेत्र को अपने अधिकृत कर रखा है उस एरिया, और पूर्वोत्तर के राज्यों में असम को छोड़ के जितने भी राज्य हैं उनके हमारे पास आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है। तो हमारे पास 93% ही आंकड़े हैं। तो मैंने बता दिया जम्मू कश्मीर का, और दूसरा पूर्वोत्तर राज्यों में असम को छोड़कर बाकी सारे राज्यों के हमारे पास सटीक आंकड़े नहीं है, इसलिए हमारे पास 93% के ही आंकड़े इसमें से क्या हैं, उपलब्ध। और भारत में अगर भूमि उपयोग की अगर मैं बात करूं तो आप अपनी एनसीईआरटी की किताब में चित्र में देख सकते हो कि भारत में कब से कब तक कितने क्षेत्र पर क्या इस्तेमाल हो रहा है, वन या पड़ती भूमि कितनी है, सकल बोया गया क्षेत्र कितना है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है। तो चित्र 1.4 देखना, ठीक है। चित्र 1.4 में आपको पता चल जाएगा कि पहले के डाटे से जो पहले के आंकड़े हैं और अब के आंकड़े हैं उसमें कंपेयर करके बताया गया है, तुलना करके कि किस क्षेत्र में वृद्धि हुई है और किस में कमी हुई है। तो चित्र 1.4 जरूर देखें एनसीईआरटी में, उससे आपको ये आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है कि राष्ट्रीय वन नीति आई थी 1952 में। राष्ट्रीय वन नीति का मानना ये था कि 33% या 33% भूमि पर वन क्षेत्र होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है हमारे पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन के लिए, बहुत ज़्यादा क्या है ये जरूरी है। तो 33% पर वन होना बहुत जरूरी है। पर हमारे भारत में आज भी लगभग 22% क्षेत्र पर ही क्या है, वन पाए जाते हैं। तो ये भारत का हमने क्या पढ़ लिया, भू उपयोग प्रारूप। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो हमारा है भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय
देखते हैं भूमि निम्नीकरण क्या होता है। जब भूमि हमारे मतलब जिस पर हम फसल वगैरह नहीं उगा सकते वो भूमि निम्नीकरण है। अगर भूमि जो खराब हो जाती है, जिस पर हम खेती नहीं कर सकते, कोई पौधा या पेड़ वगैरह नहीं उग सकता, तो वही भूमि क्या हो जाती है, भूमि निम्नीकरण। और उसे कैसे बचा सकते हैं, तो उन तरीकों के बारे में भी जानेंगे इसमें। तो देखते हैं, भारत में लगभग 13 करोड़ से भी ज़्यादा हेक्टेयर भूमि क्या है, निम्नीकृत है। मतलब निम्नीकृत है 13 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन। तो बहुत ज़्यादा ज़मीन, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने पहले ही पढ़ा था कि हम अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं, तो भूमि को हमें बचाना भी क्या है, ज़रूरी है। पर भूमि निम्नीकरण के कारण क्या हैं? भूमि निम्नीकरण के अगर मैं कारण की बात करूं तो सबसे पहला कारण वनोन्मूलन, मतलब वनों की कटाई। जब भी कहते हैं कि वन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी हैं? पर्यावरण संतुलन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठंडी हवाएं देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, तो हमें वनों की कटाई नहीं करना चाहिए। अब वन, और आपको बताइए पेड़ भूमि निम्नीकरण में कैसे भूमिका, क्योंकि जो जड़ें होती हैं पेड़ों की, ये मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, और जैसे पेड़ के लिए मिट्टी जरूरी है, ऐसे मिट्टी के लिए पेड़ भी क्या है, जरूरी है। दूसरा है अति पशुचारण, मतलब जानवरों को चराने से। तुम कह रहे होगे कि जानवरों से चराने से कैसे हो सकता है, तो देखो जानवर के चराने से मिट्टी की कोई परत, कई हैवी परत नहीं होती कि मतलब वो खराब नहीं होगी। मिट्टी जानवरों को चलते हैं, हैवी खाने, मतलब छोटे छोटे पौधे होते हैं, उन्हें वो खाते हैं, तो वो खाते हैं तो जड़ समेत साथ आ जाते हैं, तो उसके साथ क्या आती है, मिट्टी भी आती है। तो अति पशुचारण से भी क्या होता है, भूमि निम्नीकरण होता है। खनन आप जानते हो, खनिजों को निकालने की विधि को ही हम क्या कहते हैं, खनन कहते हैं। तो खनन अगर खुदाई करेंगे तो उतने एरिया खुदा होगा तो मिट्टी का तो नुकसान होगा, ठीक है। तो खनन से होता है। अधिक सिंचाई के कारण भी क्या होता है, मिट्टी का अपरदन हो जाता है। पानी जब बहता है तो अपने साथ मिट्टी को बहाकर ले जाता है। औद्योगिक अवशिष्ट पदार्थ, बहुत सारे उद्योग होते हैं, उनसे निकलने वाले जो गंदे पदार्थ होते हैं, उनसे भी क्या होता है, भूमि निम्नीकरण होता है। हम बहुत सारे रसायन वगैरह, रसायन जो होते हैं, कूड़ा होता है, वो छोड़ देते हैं, इससे मिट्टी के लिए भी वो क्या होता है, नुकसान। जैसे हमारे लिए नुकसान है, ऐसे ही मिट्टी के लिए। तो ये सारे भूमि निम्नीकरण के कारण हैं। इन्हें आपको मतलब अच्छे से समझ, आपको पता होना चाहिए। और भी कारण हो सकते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन, अधिक सिंचाई, औद्योगिक अवशिष्ट पदार्थ। अब देखो कुछ उदाहरण देखते हैं, भारत में कहाँ कहाँ पर जमीन जो भूमि निम्नीकरण हुई है उनके पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं। तो सबसे पहले खनन और वनोन्मूलन। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। उड़ीसा में जो भूमि निम्नीकरण हुआ उसका खनन है। खनन जब करेंगे तो पेड़ों की, जंगल की भी कटाई होगी, तो उसके कारण वहाँ पर इन 4 राज्यों में भूमि निम्नीकरण हुआ। दूसरा, अति पशुचारण से कौन कौन से राज्यों में भूमि निम्नीकरण हुआ? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण के कारण इन 4 राज्यों में हुआ। और अधिक सिंचाई से जो भूमि निम्नीकरण हुआ है वो हुआ है पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे बहुत आपको पता ही है, यहाँ पे खेती, हरित क्रांति आई तो इन राज्यों में सफल हुई थी। बाकी राज्यों में तो हरित क्रांति जब सफल हुई तो हरित क्रांति में अधिक सिंचाई की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें हम HIV बीजों का इस्तेमाल करते हैं। वो हमने हरित क्रांति में पढ़ा था 9th क्लास में। तो अधिक सिंचाई के कारण पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भूमि निम्नीकरण हुआ है। तो ये भूमि निम्नीकरण होने के कारण है। पर अब बात ये उठती है कि भूमि निम्नीकरण को हम कैसे बचा सकते हैं। तो हम बहुत अच्छे तरीके से इसे बचा सकते हैं। बहुत सारे इसके संरक्षण के उपाय हैं, क्योंकि मिट्टी आपको पता है कितनी ज़रूरी है। ये जो जितने भी पौधे, जो जीवन है, उसको एक आधार हम कह सकते हैं कि हाँ आधार है, क्योंकि मिट्टी पे कितने सारे पौधे उसी पर हैं। अगर वो नहीं होगा तो पौधे, प्लांट्स वगैरह नहीं उगेंगे। तो संरक्षण, उसे बचाने के उपाय या तरीके ये रहे। अगर हम वनोन्मूलन कर रहे हैं तो वनों को लगाएं, वनारोपण करें, चारागाहों का उचित प्रबंधन करें। जो चारागाह हैं उनका सही से प्रबंध करें कि कौन सा एरिया होना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। एरिया को सीमा लगा के बांधने की, ये एरिया इतना रहेगा, इससे बाहर जाने की मतलब परमिशन ना दें। तो प्रबंधन करें। रक्षक मेखला, खेतों के चारों ओर पेड़ जो लगते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, रक्षक मेखला कहते हैं। इससे भी मृदा का क्या नहीं होता, अपरदन नहीं होता। जो हवा वगैरह है, या लोग नहीं जाते, कुछ मतलब लोग जाते हैं अपनी सड़कों पे भी आपने देखा होगा लाइन तारी से पेड़ लगे होते हैं। उनका मकसद एक ये भी होता है, और किसी आपने जो खेत होते हैं, खेती करते हैं किसान, उन्होंने वहाँ पर भी आपने पेड़ लगे होते हैं। ये हवा से भी मिट्टी को बचाते हैं। तो रक्षक मेखला से, ठीक है ना, चारों तरफ जो हम खेत के जो पेड़ लगे होते हैं उसे रक्षक मेखला कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पशुचारण पर नियंत्रण स्थापित करना।
तो पशुचारण का नियंत्रण, जैसे चारागाहों का हमने उचित प्रबंध बोला था, ऐसे पशुचारण कि हर जगह उन्हें क्या नहीं करना, जाने की मतलब इजाज़त वगैरह नहीं देना, तो इसको भी सही करना। खनन नियंत्रण करना, खनन को सही तरीके से करना, अच्छे से करना, ताकि ज़्यादा ज़मीन का भूमि निम्नीकरण ना हो। और औद्योगिक जल का परिष्करण, तो औद्योगिक जल का परिष्करण क्या है, जब औद्योगिक जल जो उसमें रसायन वगैरह मिले होते हैं उसे साफ करके, बिल्कुल साफ करके जब छोड़ा जाए ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो। तो ये हमने देखा, हमने क्या क्या देखा इसमें कि भू संसाधन के बारे में जाना, भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों के बारे में जाना, भू उपयोग देखा, फिर भारत में भूमि का भू उपयोग का प्रारूप देखा, इसके बाद भूमि निम्नीकरण के कारण और संरक्षण देखे। तो इसमें ये टॉपिक है, अगर यहाँ से कैसे किसी भी तरह से प्रश्न बन जाए तो आप आसानी से इसके आंसर दे सकते हो, 1 नंबर का भी, 3 नंबर का भी और 5 नंबर में, किसी भी नंबर में। चाहे वो ऐसा पूछ ले कि राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी, आपको पता होना चाहिए, उसके तहत कितने एरिया क्षेत्र पर वन होना चाहिए। प्रतिभूमि पूछ ले, प्रतिभूमि के कितने पार्ट हैं, तो वर्तमान प्रतिभूमि, पुरातन प्रतिभूमि, शुद्ध बोया गया और सकल बोया गया क्षेत्र पूछ ले, तो आप आसानी से इन्हें बता सकते हो। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, भूमि निम्नीकरण के कारण क्या है, वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन, अधिक सिंचाई, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ, और भूमि संरक्षण के उपाय या तरीके। तो यही इन चीज़ों को सही तरीके से करना, वही इसके तरीके और उपाय हैं। और उदाहरण भी दे सकते हो भूमि निम्नीकरण में कौन कौन से राज्य में हुआ है, ठीक है, किस कारण से हुआ है वो आप बता सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपके जो भी दोस्त हैं उनकी ज़रूरत भी पूरी हो जाए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।